डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा का किया दौरा। कृषि समेत अलग अलग विभागों की प्रदर्शनियों और स्वास्थ्य शिविर का किया निरीक्षण। लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ किए वितरित। राजस्थान के बालोतरा जिले एवं आसपास के अनार बाहुल्य क्षेत्र में टिकड़ी सहित विभिन्न रोगों से फसल प्रभावित होने संबंधी समाचारों और शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल जांच के लिए दिए निर्देश। कहा, ICAR की जांच रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाएगी कार्य योजना। स्वदेशी सामानों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच राजधानी दिल्ली में टेराकोटा फेस्ट का आयोजन। देश के कोने कोने से आए कारीगर इसमें ले रहे हैं हिस्सा। लोगों को खूब भा रही है सेरामिक व देश की मिट्टी से बनी वस्तुएं। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज। कल दिन में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद देर रात भी कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। अगले 2-3 दिनों में हरियाणा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भारी बारिश की संभावना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के बल्किसगंज स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता पर कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के हित लाभ वितरित किए। वहीं शिवराज सिंह ने अलग अलग विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, वास्तव में जीवन उसी का है जो जनता, समाज और देश के लिए जीता है। उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक बड़ी पहल है। इस योजना के साथ अब लखपति दीदी अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर बहन सालाना कम से कम 1 लाख रुपए कमाए, तभी सच्चे अर्थों में उनकी जिंदगी बदलेगी। राजस्थान के बालोतरा जिले एवं आसपास के अनार बाहुल्य क्षेत्रों में टिकड़ी रोग सहित विभिन्न रोगों से फसल प्रभावित होने संबंधी समाचारों और शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि ICAR के वैज्ञानिकों की जांच रिपोर्ट के आधार पर व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें पौधों की छटाई, रोग प्रबंधन, उर्वरक एवं कीटनाशक के समुचित प्रयोग तथा आधुनिक बागवानी तकनीकों को बढ़ावा देने के उपाय शामिल होंगे। शिवराज सिंह ने आश्वस्त किया कि प्रभावित किसानों को निर्यात गुणवत्ता के अनार उत्पादन व रोग प्रबंधन के लिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र NRC सोलापुर, काजरी, जोधपुर और संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ मिलकर प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक को निर्देशित किया कि वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम अनार के प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल दौरा कर स्थिति का आकलन करे। ये टीम फसल में हो रहे रोगों के कारणों, मौजूदा प्रबंधन उपायों और किसानों द्वारा अपनाई जा रही तकनीकों का विस्तृत अध्ययन करेगी। भारतीय खाद्य निगम FCI ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में अपनी प्रमुख बाजार क्रियाकलाप पहल खुले बाजार बिक्री योजना का प्रदर्शन करके एक सशक्त और केंद्रित प्रभाव डाला। इस कार्यक्रम ने खाद्य और कृषि व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों के वैश्विक हितधारकों को एक साथ लाने का काम किया, जिससे FCI को खुले बाजार बिक्री योजना के बारे में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक मंच मिला।
एक समर्पित सूचना प्रद स्टॉल के माध्यम से एफसीआई ने इस योजना की संरचना, प्रभाव और लाभों को आसान और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने एफसीआई की लोगों तक मजबूत पहुंच और इस तरह की सुव्यवस्थित बाजार क्रियाकलाप योजना के माध्यम से खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करने के उसके प्रयासों की सराहना की। चिराग पासवान ने एफसीआई द्वारा प्रस्तुत व्यापक विषय वस्तु सबके लिए भोजन, सबके लिए जीवन की भी सराहना की, जो खाद्य सुरक्षा और जनसेवा के प्रति संगठन की मूल प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत में सहकारी चीनी मिलों की अहम भूमिका है। ये मिलें न केवल चीनी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, बल्कि लाखों किसानों की आजीविका का भी मुख्य स्रोत हैं। सरकार ने इन सहकारी चीनी मिलों को और मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। चीनी उद्योग भारत के सबसे बड़े कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्रों में से एक है, जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को समर्थन प्रदान करता है। चीनी का मूल्य संवर्धित स्वरूप इसे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बनाता है। हमारे देश में कुल 229 कार्यरत सहकारी चीनी मिलें हैं, जो मिलकर भारत के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 30% योगदान देती हैं। सहकारी चीनी मिलों को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत, सहकारी चीनी मिलों पर आयकर मांग से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना जैसी पहल शामिल है। इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने या सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या तीनों उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। NCDC ने अब तक 48 सहकारी चीनी मिलों को 9,893.12 करोड़ रुपए के 87 ऋण स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल की खरीद में प्राथमिकता देना भी शामिल है। अब तक तेल विपणन कंपनियों यानी OMC द्वारा 11 CSM से 25.5 करोड़ रुपए मूल्य का 24,650 किलोलीटर इथेनॉल खरीदा गया है। सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाना, उनके गुड़ आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टीफीड इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करना भी केंद्र सरकार की पहल में शामिल है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, जिसे 2022 में संशोधित किया गया था, के तहत पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण यानी EBP 20 का लक्ष्य वर्ष 2030 से पूर्व लाकर अब एथनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 कर दिया गया है। जो चीनी की मिलें हैं जो सहकारिता क्षेत्र में जो कार्य करती है, उनके लिए बहुत सारे पहल सहकारिता मंत्रालय ने किया है। प्रयास ये है कि उनको अच्छी मार्केटिंग हो, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो एथनॉल बेस्ड जो है शुगर मिलें हैं, चीनी की मिलें हैं, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट आज पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सचर को लेकर काम कर रही है। मल्टी स्टॉक फीड का भी जो है उस पर भी काम कर रही है, ताकि साल भर ये चीनी की मिलों के पास जो है काम रहे एथेनॉल तैयार करने का। और एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है उसको सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। गन्ना किसानों के जीवन को बेहतर करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना भी सरकार की पहल में शामिल है, ताकि वे अपने उत्पाद को बेहतर दाम पर बेच सकें। सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अपने उत्पादों को किस तरीके से जो है उसको बेहतर तरीके से बेचा जा सकता है, और नए नए तकनीक को हम लोग कैसे लाया जा सकता है चीनी के मिलों में, ताकि उनका उत्पाद का 100% उसका जो है हम लाभ ले सकें। भारत में सहकारी चीनी मिलें केवल एक उद्योग नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लिहाजा सहकारी चीनी मिलों की स्थिति में सुधार से न केवल किसानों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, बल्कि देश की चीनी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। शमीम अख्तर, किसान समाचार।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में प्रारंभ की गई भावनांतर योजना के पंजीयन में किसान पूरे उत्साह से सहभागिता कर रहे हैं। अभी तक प्रदेश भर में 61,970 किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है। भावांतर योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक अमले को दायित्व सौंपा गया है। जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं की चिंता कर सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह धान और गेहूं पर किसानों को उनके परिश्रम की कीमत दिलवाने का कार्य किया गया है, उसी तरह सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी लाभ दिलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित सरस आजीविका मेले में 1.20 करोड़ रुपए की 12 आर्थिक गतिविधियों का लोकार्पण किया। साथ ही 10 क्लस्टर फेडरेशन के लिए 1 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने राइजिंग टिहरी फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोचिंग क्लास की शुरुआत भी की, जिससे ग्रामीण छात्र जेईई और एनईईटी की तैयारी घर से ही कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस आजीविका मेले ग्रामीण उत्पादों, कारीगरों और महिलाओं को प्रोत्साहन देने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि ये मेला आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, ग्रामीण उद्यमियों और किसानों को अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत 1.65 लाख महिलाएं लखपति बनी हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना में महिलाओं ने 2000 स्टॉल लगाकर 5.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। और हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के दौरान अब तक 81,410 किसानों से 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। इसके एवज में सरकार ने 1,014.19 करोड़ रुपए एमएसपी के तहत सीधे किसानों के खातों में भेजे हैं। राज्य की मंडियों में अब तक कुल 13.68 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिनमें से 5.65 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है। धान की खरीद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हाफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जा रही है। स्वदेशी सामानों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच राजधानी दिल्ली में टेराकोटा फेस्ट का आयोजन किया गया है। देश के कोने कोने से आए कारीगर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सेरामिक व देश की मिट्टी से बनी ये वस्तुएं लोगों को खूब भा रही हैं। इस वक्त हम हैं टेराकोटा फेस्टिवल में। टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनी ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इस वक्त भारत में जो भारत की अपना स्वदेशी जो उत्पाद है उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए करीब 10 राज्यों से कारीगर आए हैं जो अपने अपने राज्यों की सबसे नायाब, सबसे खूबसूरत टेराकोटा वस्तुओं को लेकर आए हैं इस फेस्टिवल के लिए। त्रिवेणी कला संगम और दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है टेरा फेस्ट 2025। यहाँ पर विभिन्न राज्यों से टेराकोटा पॉटर्स आए हुए हैं जो अपने विभिन्न कारीगरी करके अपना सामान लेकर के आए हैं। दिवाली का उत्सव है, उत्सव मनाइए और खूब खरीदारी कीजिए और गिफ्ट भी दीजिए सबको। बहुत अच्छी कलेक्शन है, डिज़ाइन बहुत सुंदर है एंड बहुत यूनिक है एंड वेरी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंटेम्प्रेरी पीसेस भी पड़े एंड आई थिंक ये हर साल लगता है एंड आई थिंक आर्टिसंस को बहुत हेल्प होती है इसके साथ, हमको एक्सपोजर मिलता है।
इधर इतना पॉजिटिव वाइब है और आर्टिजन्स अक्रॉस इंडिया आए हैं एंड बहुत अच्छा माहौल है और हर चीज़ मिट्टी से बनी हुई है। देश के कारीगर के लिए उनके लिए कुछ कर पाएँ, क्योंकि उनको वैल्यू हम बहुत कम करते हैं। अनलेस कि इस तरह की अकेडमी उनको प्रोत्साहन दे, नहीं तो उनको खुद से तो इनका इतना उनको वैल्यू नहीं मिल पाती है। हमने ये हाथी बनाए, टॉर्टोइस और लेडी बग, बर्ड और एलिफेंट, बिग एलिफेंट और नंदी और गरुड़। दशहरा के एक दिन बाद ही लगती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दीपावली की तैयारी हमको करते हैं हम। तो चलो भी दीपावली का टाइम है, उसी के याद इन माल बनाते हैं। ये सब अपने आधे, इससे में 90% दियों का काम है इसमें। यकीनन बेहद सुंदर है, बेहद अद्भुत है ये उत्पाद। यकीन करना मुश्किल है कि ये मिट्टी से बनाए गए हैं, टेराकोटा से बनाए गए हैं। इनमें है भारत की मिट्टी की खुशबू और भारतीय कारीगरों की मेहनत की सुगंध। जी हाँ, इस त्योहारी मौसम में ज़रूर ख़रीदें कुछ भारतीय, सिर्फ स्वदेशी। ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं, आपके बजट में हैं, तो इस दिवाली अपनों के लिए, अपने घर के लिए ज़रूर इन्हें ख़रीदें। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इस वक्त हम हैं और दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर कल भी जारी रहा। कल दिन में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद देर रात को भी कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये दौर पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में हरियाणा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक आज से 10 तारीख तक मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भारी बारिश होने की संभावना है। आज अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान है। आज से 8 अक्टूबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 8 से 10 अक्टूबर तक केरल, कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। और आइए आप जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। सोमवार के दिन सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव तेजी के साथ हुए, वहीं बस्सी मंडी में नरमी रही, जबकि राजकोट मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 4 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 6,000 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और सरसों 6,000 रुपए पर बनी रही, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अक्टूबर को सरसों का भाव था 6,251 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदे 383 रुपए गिरकर 5,868 रुपए पर आ गए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 4 अक्टूबर को सरसों का भाव था 6,600 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदों में 40 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,640 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव को देखें तो यहाँ की मैनपुरी मंडी में सोमवार के दिन सरसों का भाव रहा 6,960 रुपए। वाराणसी मंडी में सरसों 6,850 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही उन्नाव मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,750 रुपए पर हुए। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इस अवधि में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। इसी तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपभोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है।
सप्ताह के पहले दिन सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 6 अक्टूबर को मसूर के सौदों में तेजी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 4 अक्टूबर को मसूर का भाव था 7,400 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और मसूर 7,400 रुपए पर बनी रही। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 6,600 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 6,630 रुपए पर हुए। इसी तरह रामपुर मंडी में भी बीते शनिवार को मसूर का भाव रहा 7,000 रुपए। सोमवार के दिन इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,050 रुपए प्रति क्विंटल। वाराणसी की बात करें तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों की तरह ही मसूर के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 4 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 7,000 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव 75 रुपए चढ़े और मसूर हो गई 7,075 रुपए। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 19,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्ण कटिबंधीय और मध्यवर्ती भागों में तैयार मक्का और धान की कटाई तुरंत कर लें। इसके बाद कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इन इलाकों में मूली और सरसों की बुवाई टाल दें। जम्मू कश्मीर के घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में प्याज, मटर, पालक, मेथी और हरा धनिया बोएं। यहाँ के किसान तैयार धान, राजमा, मक्का की कटाई पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर के ठंडे और शुष्क इलाकों में आलू, प्याज की खुदाई और टमाटर, गोभी की तुड़ाई का काम करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्ण कटिबंधीय इलाकों में तैयार फसलों को नुकसान से बचाने के लिए समय पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान धान और मक्का की कटाई का काम करें। खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें ताकि जल भराव की समस्या ना हो। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में धान, मक्का, रागी और राजमा की कटाई करें। यहाँ के किसान तैयार अनार, सेब और कीवी फलों की तुड़ाई करते रहें। मक्का, धान, राजमा, रागी और सब्जियों की फसल में इस समय पानी जमा होना ठीक नहीं है। फलों के बागानों में भी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। देहरादून और हरिद्वार वाले हिस्सों में तैयार मूंग, उड़द, रागी और धान की कटाई करने में देरी ना करें। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में भी तैयार धान की कटाई करें। यहाँ के किसान नुकसान से बचने के लिए तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई में देरी ना करें। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में खड़ी फसलों में सिंचाई और रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से बचें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा नवाचार संवाद को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन्होंने कहा, आज हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में चुनावी घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है। सार्वजनिक स्थलों से प्रचार सामग्री हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। दानापुर के प्रशासन के नेतृत्व में रोड, बाजार और सड़कों से बैनर, पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महागठबंधन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा कर कहा, पूरा यकीन है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मीरा सिंह, बांकीपुर से डॉक्टर पंकज कुमार, गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और फुलवारी से अरुण कुमार रजक को उम्मीदवार बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रस्ट एंड सेफ्टी इंडिया फेस्टिवल 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिदृश्य में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर कहा, एआई पर वैश्विक साझेदारी के संस्थापक सदस्य के रूप में हमने नई दिल्ली घोषणा को बढ़ावा दिया, जिसमें जिम्मेदार और समावेशी एआई की परिकल्पना की गई थी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।